नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में नई सरकार का प्रथम सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिनों से गायब हैं। कल भी नहीं दिखे, आज भी नहीं दिखे। आखिर में तेजस्वी यादव कहां हैं और सदन क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कांग्रेस में फूट, 15 जिला अध्यक्ष नहीं पहुंचे, समीक्षा बैठक थी, इसके बाद उनको नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर यह भी आ रही है कि राजेश राम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। इन सब की बातों में कितना दम है, क्या सच्चाई है और क्यों ऐसा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सम्राट चौधरी क्या बुलडोजर बाबा बनते जा रहे हैं। ये शब्द जो है ये विधानसभा में भी आज उठा, विपक्ष ने ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया। इन सब चीज़ों का सच क्या है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं। सर, पहला सवाल जो है तेजस्वी यादव से ही है कि तेजस्वी यादव, अब शुरुआत है, पहला सत्र है, नई सरकार बनी है, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष ही गायब हैं। कहाँ गए हैं तेजस्वी यादव, कुछ आइडिया? देखिए, इस बात की चर्चा बिहार विधानसभा में जोरदार तरीके से हुई। तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं, नदारद हैं, नहीं पहुंचे हैं, जो भी है, इसको लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता ने जोरदार तरीके से आवाज उठाई। एमएलसी नीरज कुमार हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और आप देखेंगे कि जेडीयू का चेहरा भी है। दरअसल जब कभी भी प्रवक्ताओं की बात आती है तो उनका नाम नंबर 1 पे दिखाई पड़ता है। अब नीरज कुमार पूछ रहे हैं ना कि कहाँ उनकी आत्मा कहाँ गायब हो गई है, क्यों नहीं आ रहे हैं, और वो कहीं बीमार हैं तो हमें बताया जाए। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और इतने महत्वपूर्ण मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है। कई लोग अंदर खाने बहुत तरह की बात कर रहे हैं। बहुत तरह की बात ये कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि 14 तारीख को हम जीतेंगे और 18 तारीख को हम ओथ लेंगे। और आपको याद होगा इस तरह की भी बात चल रही थी कि हम जल्दी से जल्दी महिलाओं के लिए साल भर का पैसा दे देंगे, मतलब 1 महीने के भीतर दे देंगे। अब सवाल उठता है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये घूमने का प्लान कब बना। आखिरकार तेजस्वी यादव कहीं गए हैं तो इसकी प्लानिंग तो पहले हुई होगी। क्या ये प्लानिंग पहले हुई थी तो क्या तेजस्वी यादव को पता था कि हम हार रहे हैं चुनाव? और अगर ऐसा पता था तो फिर अंदर खाने चल क्या रहा था? मैं यकीन मानिए अंकित, मैं आपको बता सकता हूं कि कई सारे ऐसे लोग जो आरजेडी के शुभचिंतक हैं, इनफैक्ट कह लीजिए आरजेडी में हैं, लेकिन ये जो रवैया है उसको लेकर के बहुत चिंतित हैं, खासे खफा हैं। अब देखिए भाई वीरेंद्र को ही देख लीजिए, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था तो उन्होंने पत्रकारों को ही हड़का दिया कि पगला है क्या रे। अब वो प्रतिनिधि हैं, इस तरह की भाषा में वो बात करते हैं तो वो उनके लिए कितना शोभनीय है ये तो मेरे समझ से परे है, और मुझे लगता है और भी लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। भाई प्रतिपक्ष का नेता अगर राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं होगा तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? प्रतिपक्ष का नेता अगर 5 दिनों के लिए बुलाई गई नए विधानसभा के सेशन में नहीं होगा तो लोग सवाल क्यों नहीं पूछेंगे कि भाई विपक्ष का नेता है कहाँ, कहाँ गए तेजस्वी यादव? और देखिए, मुझे तो जानकारी है कहाँ जा रहे हैं आज तेजस्वी यादव, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। ठीक इसलिए नहीं होगा कि कई बार निजी जिंदगी पर भी बहुत चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। पर एक अंतर बड़ा साफ दिखाई पड़ता है कि क्या लालू प्रसाद होते तो क्या गायब होते क्या ऐसे समय में? और ये मेरे सवाल नहीं है, आप आरजेडी के कई पुराने नेताओं से पूछिए, वो आपको इस बात का जवाब देंगे। दरअसल वो बताएंगे कि लालू प्रसाद होते तो क्या करते, या आज भी लालू इस स्थिति में क्या कर रहे हैं, लालू इतने मजबूर क्यों हो गए। तरह तरह की बातें हो रही है। पर एक गंभीर सवाल है, 25 सीट पर सिमट गई आरजेडी, जबकि आप जान लीजिए कि आरजेडी को 38% वोट आया और पिछली बार 37% वोट आया था, पर आरजेडी सत्ता के मुहाने तक पहुंच गई थी। इस बार 38% आकर के भी 25% पर 25 सीट पर पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के पाले में थी। अब सवाल उठता है कि भाई जब पाले में थी तो कितना अंतर हो गया? तो सीधा 10% का इजाफा हो गया किसमें? एनडीए के वोट बैंक में। पर तेजस्वी यादव बहुत इजाफा कर नहीं पाए, बहुत लोगों को जोड़े भी तो उससे नुकसान हो गया।
अब आप देखिए कि महागठबंधन के का एक घटक दल का मुखिया ही कहता है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये फैसला किसका था? ये फैसला तेजस्वी यादव का था ना। तेजस्वी यादव क्या पॉलिटिक्स समझ नहीं पाए? तेजस्वी यादव क्या इस बात को नहीं समझ पाए कि मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री के लिए लिया जाने वाला नाम मुसलमानों में गलत मैसेज देगा? आप देखिए कैसे असुद्दीन ओवैसी ने इसको भुनाया और कहा कि आप सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, आपका सिर्फ इस्तेमाल होता है। जनस्वराज पार्टी ने कहा आप लालटेन में तेल की तरह जलते हैं। बड़ा सवाल और गंभीर सवाल यह है कि ये इस बड़ी हार के बाद आरजेडी नया क्या कर रही है? क्या सदन को गंभीरता से ले रही है? क्या प्रतिपक्ष के नेता को इस वक्त अनुपस्थित होने का मतलब गलत जाएगा? क्या सरकार को घेरने की जो प्रक्रिया होती है और कई तरह की बात जो होती है उससे तेजस्वी यादव का गायब रहना क्या गलत मैसेज देता है? जरा याद करिए, एक समय और था जब तेजस्वी यादव बहुत कम दिखाई पड़ते थे और उस समय भी बड़ी चर्चा हुई थी। दरअसल वो समय कौन सा था? तो वो 2019 का समय था, लोकसभा चुनाव का समय था। और लोकसभा चुनाव के दरमियान भी ये बात बहुत उठी थी कि भाई जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ उसमें तेजस्वी यादव का मेजर से नहीं था और इसलिए पार्टी सिर्फ महागठबंधन एक सीट पर सिमट गई थी। तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हार का ठेकरा मेरे ऊपर फोड़ रहे हैं, ऐसा पार्टी के सूत्र बताते हैं। पर टिकट तो सबकी मर्जी से बटा है, तो हार का ठेकरा मुझ पर क्यों फोड़ते हैं? 2020 में उनके पास कमान दी गई तो तेजस्वी यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। यकीन मानिए अगर हल्का सा और वोट मिल गया होता, 12,000 वोट और ज्यादा, तो तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन आज फिर से तेजस्वी यादव इतने पीछे क्यों हट गए हैं? और तेजस्वी यादव तब गायब हुए थे तो ये सवाल किसने उठाया था? खुद रघुवंश प्रसाद सिंह, दिवंगत नेता, उन्होंने सवाल उठाया था। आज ये सवाल फिर से उठ रहा है कि तेजस्वी यादव की ये योजना पहले बनी थी क्या? क्या उनको पहले से पता था कि आरजेडी चुनाव हारने जा रही है? और कई लोग इससे आगे भी बढ़कर के बोल रहे हैं कि क्या ये चुनाव जो है पूरे दमखम से लड़ी है आरजेडी की ये खराब स्थिति के पीछे की कहानी कुछ और तो नहीं है? बहुत तरह की बातें हो रही है, इस बात को आप जान लीजिए। और मुझे भी ये लगता है कि एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर 5 दिन के सेशन को कम से कम इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। और अगर पहले ही प्लानिंग हो गई थी तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल उठाता है कि क्या आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को पता था कि चुनाव में करारी हार होनी है और उसके बाद कहीं छिप जाना है, कहीं बैठ जाना है, कहीं चले जाना है, परिवार के साथ जाना है और वहां पर छुट्टी बिताना है या अपने लिए समय निकालना है। अगर ये सब तरह की प्लानिंग पहले से थी तो सवाल ये उठता है कि क्या पब्लिक लाइफ में आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं जब सदन चल रहा हो और प्रतिपक्ष का नेता मौजूद ना हो? दूसरा सवाल राजेश राम को लेकर है। कह रहे हैं कि 15 जिला अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष मतलब जिले का सबसे बड़ा नेता एक तरीके से संगठन का, 15 नहीं पहुंचे। तो क्या पार्टी वाकई में अब बहुत ही बुरे दौर से चुनाव होने के बाद पहुंच गई है? और राजेश राम के इस्तीफे की बात डायरेक्ट आ रही है। राजेश राम किन शर्तों पे इस्तीफा दे सकते हैं? क्या ऐसी कुछ गुहाट है? मुझे लगता है राजेश राम को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हाँ, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि राजेश राम का जाना तय है। इस बात को जान लीजिए, पार्टी के लेवल पर, टॉप लीडरशिप के लेवल पर यह फैसला हो चुका है। पर राजेश राम जा रहे हैं ये बात बहुत हजम नहीं हो पा रही है। राजेश राम क्यों जा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर सारे फैसले राजेश राम ले रहे थे? क्या राजेश राम इतने कमजोर प्रदेश अध्यक्ष थे? क्योंकि कई सारे विरोधी ये कहते हैं कि आज तक कांग्रेस का इतना कमजोर प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजेश राम अल्लाह वरू के आगे नतमस्तक हो चुके थे? फैसले अल्लाह वरू ले रहे थे, ठेकरा राजेश राम पर फोड़ा जा रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, औपचारिक तौर पर मोहर लगना बाकी है। आप खुद जब ऑन कैमरा
किसी कांग्रेसी से पूछेंगे तो वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे या बचना चाहेंगे। लेकिन अंदर खाने से जो मेरे पास खबर है कि राजेश राम को हटाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि राजेश राम के बाद क्या अल्लाह वरू निशाने पर होंगे, क्योंकि कांग्रेस के इस तरह के डिबैकल में कहा जाता है असली व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो अल्लाह वरू है। अब बड़ा सवाल फिर वही उठता है कि क्या अल्लाह वरू जो प्रभारी हैं वो हटा दिए जाएंगे। देखिए, आज मेरी बात एक आरजेडी के बड़े नेता से हो रही थी। वो कह रहे थे कि हाँ, अल्लाह वरू का पूरा तौर तरीका ही ऐसा था जो ये बताता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। जबकि जान लीजिए, अल्लाह वरू के जितने सिंपैथाइजर हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह वरू पार्टी को अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें पार्टी के ही कई बड़े नेता, सीनियर नेता अवरोध पैदा कर रहे थे। पर गंभीर सवाल ये उठता है कि अल्लाह वरू जो भी कर रहे हो, अल्लाह वरू अभी भी प्रभारी बने हुए हैं। पर एक सवाल तो ये खड़ा होता है ना, आप इस बात को जानिए कि भाई लोकसभा का चुनाव जब लड़ा गया तो 10 सीट महागठबंधन जीती और विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन 35 पर क्यों सिमट गई। ये सवाल तो उठ रहा है ना कि ऐसी स्थिति क्यों हो गई, जबकि अगर आप लोकसभा चुनाव के परिणाम के ही मद्देनजर देखेंगे तो माना यह जा रहा था कि एनडीए बहुत जीतेगी तो 176 सीट जीतेगी, पर विधानसभा में ऐसा क्यों हो गया। तो कई सारे ऐसे स्ट्रैटेजिक फेलियर हुए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये गंभीर जरूर है कि कांग्रेस अब अलग तरह की सियासत करना चाह रही है। क्या फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह काफी मजबूत दिखाई पड़ेंगे? क्या उनकी चलेगी? संगठन में उन्हीं की बात मानी जाएगी, उन्हीं का पसंदीदा अध्यक्ष होगा? फिर से कांग्रेस लालू प्रसाद के साथ मिलकर के चलेगी, या कांग्रेस अभी की जिस स्थिति में है, कांग्रेस एक अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है? पर आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ और टिकट के बंटवारे के बाद कांग्रेस का एक धड़ा कई जगह पर अल्लाह वरू को घेरता हुआ नजर आया और ये कहा कि कांग्रेस का टिकट बेचा गया है, टिकट चोर बिहार छोड़, इस तरह के नारे लगाए गए। कहा यह गया कि अल्लाह वरू पप्पू यादव के ट्रैप में फंस गए। पप्पू यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में भी एक सीट नहीं जितवा पाए। पप्पू यादव के माया जाल में क्या वाकई अल्लाह वरू फंस गए थे? अल्लाह वरू तो कांग्रेसियों के लिए बिहार में कुछ नया करना चाहते थे, ऐसा दिखाई भी पड़ रहा था। लेकिन होता है ना कि आप कितने कामयाब होते हैं ये रिजल्ट से पता चलता है। रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं है तो फिर बहुत सारे लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि राजेश राम को, जो मेरे पास खबर है, औपचारिक मोहर लगना बाकी है, राजेश राम हटाए जाएंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन इससे एक सवाल और पैदा हो रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को तो हटाया जा रहा है, क्या अल्लाह वरू बने रहेंगे? क्योंकि अल्लाह वरू प्रभारी रहे उसमें बिहार में कांग्रेसियों की स्थिति इस तरह की हुई। क्योंकि देखिए, मोहन प्रकाश लोकसभा चुनाव में थे ना प्रभारी, 10 सीट जीता गया और जो सीट का अलायंस हुआ वो बहुत स्मूथली हुआ था महागठबंधन में। इस बार सीटों का बंटवारा स्मूथली तो नहीं हो पाया। तो सवाल बहुत ज्यादा बना था इस बार। हाँ, माहौल बहुत बना था, कई दौर की मीटिंग हुई, लेकिन सीटों का बंटवारा स्मूथली नहीं हो पाया। उसको लेकर के चर्चा बहुत तेज चल रही। आखिरी सवाल है, सम्राट चौधरी के खिलाफ आवाज उठ रही है, वो भी विपक्ष उठा रहा है, आरोप लगा रहा है कि आप बुलडोजर बाबा हैं, और उनके सपोर्टर भी इस बात से कई बार खुश दिखते हैं कि वो बुलडोजर बाबा हैं, योगी के मॉडल को फॉलो करते हैं। क्या है प्रशासनिक उनका तरीका, रवैया क्या है? सम्राट चौधरी की कार्यशैली क्या है? देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर के कुमार सर्वजीत, आपको याद होगा कुमार सर्वजीत गया के नेता हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, जीतन राम मांझी के खिलाफ लड़े, हार गए थे चुनाव, अभी जीत करके आए हैं, विधायक हैं। और कुमार सर्वजीत जब बोलना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने सदन में कहा कि पत्रकार ने इनका नाम जो है बुलडोजर बाबा रख दिया है। दरअसल आप देखें कि सरबजीत जो कह रहे थे वो पत्रकारों के कंधे पर बंदूक रख करके इस तरह की बात कह रहे थे। अब ऐसे में सवाल उठता कि सरबजीत कह क्यों रहे थे ऐसा? तो नालंदा, पटना, बेगूसराय,
जबरदस्त तरीके से इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। और इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है तो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है तो लोगों की आवाज बाहर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि कई सारे गरीब लोग जो सड़क पर घर बना करके रह रहे थे उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि इंक्रोचमेंट से ट्रैफिक जाम होता था, लोगों की आवाजाही में दिक्कत होती थी, शहर में अव्यवस्था का माहौल रहता था। पर आरजेडी इसको गरीबी और अमीरी से जोड़ रही है और इस बात को सुन करके सम्राट चौधरी खासे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं है, मेरा नाम सम्राट चौधरी है। पर आपको याद होगा, अगर आपने सुना होगा, कुमार सर्वजीत कह रहे थे कि सबके माता पिता नाम रखते हैं, इनका नाम सम्राट रखा गया था, मतलब राजा होता है, लेकिन अब पत्रकार इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया है। सम्राट चौधरी थोड़े गुस्से हुए और उन्होंने इस बात को जोरदार तरीके से रखा कि ये सम्राट चौधरी नहीं कर रहा है, ये कोर्ट के आदेश से ऐसा हो रहा है। तो कोर्ट के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य है और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बालू माफिया और दारू माफिया अब नहीं बचेगा। मतलब एक बात बहुत साफ है कि सम्राट चौधरी को जो गृह मंत्रालय मिला है, गृह मंत्रालय के जरिए सम्राट चौधरी अब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि सम्राट चौधरी एक सशक्त नेता हैं और सशक्त नेता की छवि गढ़ करके वो मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बनना चाहते हैं। बीजेपी भी उनको ये मौका दी है कि गृह मंत्रालय संभाल करके आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर इस तरीके से अंकुश लाएं, इस तरीके से उसको अंकुश में करें कि आपका एक बेहतरीन गृह मंत्री के नाम के तौर पर लिया जाए। हाँ। क्योंकि 1972 के बाद किसी भी चीफ मिनिस्टर ने गृह मंत्रालय का पद छोड़ा नहीं था। तो देखिए अब तो इनको मिल गया है गृह मंत्रालय और ये माना जा रहा है कि नंबर 2 की जो इनकी हैसियत है वो बहुत इफेक्टिव है। पुलिस प्रशासन इनके पास होगी, लॉ एंड ऑर्डर पर ये किस तरीके से कर्बिंग करते हैं, अंकुश लगाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी आधार पर इनका भविष्य तय होगा कि क्या वाकई बीजेपी इनको चेहरा बनाएगी, क्या वाकई बीजेपी आगे जाकर के इनको मुख्यमंत्री बनाएगी। क्योंकि देखिए कास्ट फैक्टर तो इनके पक्ष में है ना। आप ये देख लीजिए केशव प्रसाद मौर्य, हरियाणा के सैनी साहब, इन सब की जाति क्या है इस बात को जान लीजिए, और ये कुशवाहा जाति से आते हैं। तो यादव के बाद अगर किसी की संख्या है तो कुशवाहा की है। तो इस लिहाज से ये ओबीसी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जाति भी सपोर्ट करती है और दूसरा पार्टी इनको मौका भी दे रही है कि आप आगे बढ़िए, अपना चेहरा चमकाइए, अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करिए और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करिए। सम्राट चौधरी उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी चर्चा होती है, सम्राट चौधरी की चर्चा होती है। सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बने तो रिटायर्ड जो डीजीपी थे जिनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है, उनसे भी उन्होंने एडवाइस लिया, सलाह मशविरा किया है और अपने पुलिस मुख्यालय में एक मैसेज दिया है कि अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए इन लोगों के एडवाइस को भी संज्ञान में लिया जाए और उसके हिसाब से काम किया जाए। तो सम्राट चौधरी फिलहाल ऐसा काम करते हुए देखे जा रहे हैं। अब लगता है कि भविष्य के गर्भ में छिपा है कि सम्राट चौधरी का काम क्या रंग लाता है, क्या बीजेपी का में सबसे टॉप पद पर दिखने वाले सम्राट चौधरी बिहार में इस पद को कायम रख पाते हैं, पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं उस पर वो खड़ा उतरते हैं और साथ ही साथ पार्टी जो उनको चेहरा बनाना चाहती है उस पर वो कितने सफल होते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी का प्रशासन कैसा होगा। निगाहें सबकी हैं और अब समय आ भी गया है, पुलिस प्रशासन को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या वाकई में बुलडोजर बाबा जैसा तमगा जो है वो उनसे अलग कुछ हट के काम करते हैं, ये देखना होगा। इसके साथ ही देखना होगा विधानसभा से गायब तेजस्वी यादव कब पहुंचते हैं विधानसभा में और तेजस्वी यादव कहां गए हैं, इस पर क्या आरजेडी की प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। और राजेश राम क्या वाकई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में देते रहिए, देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।